अब अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 59 59। ओके 59, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। ठीक है, कंडीशंस, अब कंडीशंस आ गई। ठीक है, तो जैसे अभी पहले अपन ने जैसे देखी थी क्वालिफिकेशंस, ऊपर देखी थी ना, जैसे मैं वापस आपको दिखा देता हूँ 58 में। ठीक है ना, अपन ने पहले देखी थी क्वालिफिकेशंस, ये देखो योग्यताएं लिखी हुई हैं 58 के अंदर। 58 के अंदर लिखी हुई योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस, योग्यता। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं 59। अब अपन देख रहे हैं 59। 59 में क्या वर्ड यूज हुआ है, ये देख लो, ये आ गया 59, शर्तें, कंडीशंस। तो दोनों में फर्क है प्यारे, पहले भी समझाया था, वापस समझ लो, कोई गल नहीं। क्या है ये फर्क, जैसे मैंने आपको बताया था, पहले अपन ने योग्यता देखी ना, योग्यता तो मैंने आपको बताया था, जैसे एग्जाम का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, आईएएस प्री, आरएस प्री का फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। समझ गए, आयु संबंधी सारी वो योग्यताएं, इतनी उम्र कम से कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो सारी योग्यताएं। वो तो हो गई क्वालिफिकेशन, 58 वाली बात, आर्टिकल 58 वाली बात। अब अपन पढ़ते हैं कंडीशन वाली बात। ये कंडीशन क्या होती है, कि जैसे आपने भर दिया, फॉर्म भर दिया, ठीक है, योग्य थे आप, भर दिए, परमिशन लेटर डाउनलोड किया, उसमें फिर कुछ कंडीशन है। ठीक है, कुछ कंडीशन जैसे क्या दी हुई है, कि भैया कैलकुलेटर वगैरह कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लेके आओगे, कल तो समय पे आओगे, 15 मिनट पहले रिपोर्ट करोगे, कोई गैजेट नहीं लेके आओगे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लेके आओगे। फिर जैसे आरएस का है तो स्पेशल ड्रेस कोड है, टी शर्ट वगैरह पहन के आओगे, बगैर बटन के। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट है तो वो किसी भी तरह की ज्वेलरी नहीं पहन के आएगी। फिर उसमें ये क्या है कि कुछ ऐसे लड़के होते हैं कि भाई ट्रेन के पायदान पे या ट्रेन की छत पे सफर नहीं करोगे। तो वो सब क्या है, वो कंडीशंस हैं, कि आप नो डाउट आप योग्य हो, लेकिन अगर इन कंडीशंस का भी आप पालन नहीं करोगे ना, तो भैया हो गया आपका काम, है कि नहीं है। तो ये राष्ट्रपति पद के लिए कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, तो वो कंडीशन कैसे क्या है, वो सब अपन जैसे चीजें देखेंगे। कि आप वैसे तो योग्य हो, कि आप मान लिया कि आप भारत का नागरिक भी हो 58 के तहत, आप मान आपने 35 साल की उम्र भी पूरी कर ली, और आप लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के भी योग्य हो, दोनों चीज 58 तो मैं पूरा करता हूँ। और साथ साथ फिर 50 मेरे पास प्रपोजर्स भी है निर्वाचक मंडल में से, प्रस्तावक भी, और 50 क्या है मेरे पास सेकेंडर्स भी हैं, समर्थन करने वाले भी हैं। उसके अलावा भी क्या होना चाहिए, ये 59 भी पूरा होना चाहिए, ये शर्तें भी आप पूरी करोगे लाला, नहीं तो मुश्किल है राष्ट्रपति बनना, है कि नहीं है। तो ये 59 कौन सी, ये देख लो फिर, देखो क्या है। पहला, राष्ट्रपति किसी भी विधान मंडल या संसद के किसी भी सदन का क्या होगा, सदस्य नहीं होगा। ठीक है ना, किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होना चाहिए, समझने वाली बात ये। यदि कोई इस प्रकार का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसे अपनी सदस्यता त्यागनी होगी। ठीक है ना, प्रपोजल फॉर्म भरते मतलब निर्वाचन अपना भरते समय, प्रपोजल भरते समय वो रह सकता है सदस्य, लेकिन जब चुन गया तब वो उसको अपनी सदस्यता त्यागनी होगी। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अब सर बताओ ना, लाभ का पद क्या होता है, नहीं बताऊंगा, पिछला वीडियो देख लो, इसलिए उसको अलग से लिया अपन ने, क्योंकि लाभ का पद यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, हर जगह ये चिपकता है। ठीक है, इसलिए उसको अलग से रखा अपन, लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति विधि द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, और उपलब्धियां जैसे आएंगी आगे, प्रिविलेजेस, वेतन भत्तों का हकदार होगा। ठीक है, ये प्रिविलेजेस अभी पढ़ेंगे अपन, सारे आएंगे चीजें। राष्ट्रपति विधि द्वारा मतलब संसद द्वारा, तो विधि कौन बनाता है यार, विधि संसद बनाती है, और उस विधि को लागू कौन करता है, कार्यपालिका करती है। और उस विधि को निर्वचन, उसका इंटरप्रिटेशन कौन करता है, कोर्ट करता है। ऐसे कोर्ट लागू नहीं करता है लॉ को, है ना, कोर्ट ये सुनिश्चित करता है कि जो विधि बने वो सही बने, लागू हो रही हो सही तरीके से लागू। और लागू करना किसका काम है, कार्यपालिका का, बनाना व्यवस्थापिका पार्लियामेंट का, लागू करना एग्जीक्यूटिव का, उसको इंटरप्रेट करना, उसकी वैलिडिटी को जांचना जुडिशरी का। ऐसे है ना, तो संसद राष्ट्रपति विधि द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, प्रिविलेजेस, वेतन भत्तों, सैलरी एंड अलाउंसेस जो मिलते हैं वो का हकदार होगा। ठीक है ना, ये अभी सारा मैंने टेबल बना रखी है। अभी जैसे 5 लाख रुपए सैलरी जैसे राष्ट्रपति के अपने हैं, तो वो सारी जैसे मैं डिटेल आगे और बता दूंगा, जैसे समय समय पे आदि अमेंड होती रही है इनकी, जैसे वेतन भत्ते वगैरह है सारा, तो इसकी एक टेबल बनी हुई है, तो वो टेबल अपन शेयर कर लेंगे, तो उसमें और सारी चीजें शेयर हो जाएंगी। ठीक है ना, ये समय समय पे चेंज हुई है इसलिए। देखो जैसे ये टेबल मैं आपको बताऊं, ये अपने डाली हुई है, ये पेज नंबर, चलो वो अमेंडेड है तो मैं बता दूंगा, ये ना मैं शेयर कर लूंगा। अभी 5 लाख है, आप लिख लो, नोट्स के अंदर लिख लेना, वर्तमान के अंदर। ठीक है ना, ये वर्तमान वाली जैसे जो है ना, ये अपने
इसके अंदर देखो मैंने लिखा हुआ है सारा टेबल के अंदर, ये फुटनोट इसमें गायब हो गया। 2017 से है 5 लाख, क्योंकि जैसे बुक्स में अलग अलग है कि जैसे बुक्स अमेंड नहीं हुई है तो पहले वाली चली आ रही है सैलरी सारी फैक्ट के रूप में, मिलने के रूप में तो अमेंडेड ही मिल रही है। ठीक है, तो वेतन भत्ते वाला जैसे जो है ना, ये वर्तमान में राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख रुपए है, और ये है 2017 से है। आपको 2017 वाली किताब पढ़ रहे हो तो उसके अंदर कुछ और हो सकता है, 1,80,000 वगैरह 2.5 लाख हो सकते हैं, तो ऐसे देख लेना 17 के बाद वाली, तो 5 लाख रुपए है ना। तो ये तो हो गई वेतन वेतन और भत्ता। ठीक है, तथा 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 बिना किराए दिए शासकीय आवास में, बिना किराए दिए शासकीय आवास में, ठीक है, किराया नहीं चुकाना पड़ता। ठीक है, तो बिना किराए दिए, तो शासकीय आवास मतलब अपन ने जैसे देखा था 3 है, राष्ट्रपति भवन है ना मुझे भी बताया एक ही है दिल्ली के अंदर, लेकिन मैंने और बताए थे 2। ठीक है ना, अब यार मैं भी भूल गया, वो क्या करूं, याददाश्त कम हो गई मेरी, तो बता दो फटाफट। फर्स्ट फाइल के अंदर बताए थे 2 और थे, दिल्ली से एक उत्तर में एक दक्षिण में है। अब आप बताओ कौन से हैं, कमेंट करो। ठीक है, कमेंट नहीं करना चाहते, नाराज हूं सर आपसे, कोई बात नहीं, मन में तो याद कर लो। याद भी नहीं है सर, क्या करूं। पहला वीडियो देखो, सेकंड वाला जिसमें टेबल के साथ समझाए हुए, टेबल के लास्ट के अंदर वो वर्णित है। ठीक, ऐसे बताऊं क्या, नहीं बताऊंगा है खुद भी ढूंढो यार, ऐसे क्या करते हो। मैंने तो उसमें कितने अच्छी तरह बताया होता पूरा, शायद इमेज भी दिखाई थी थोड़ी सी ऐसे। चलो हिंट देता हूँ, शिमला में और हैदराबाद में, अब ज्यादा नहीं बताऊंगा। चलो आप, है ना, राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के समय कम नहीं किए जाएंगे, है ना, जिस समय उनका अपन ने देखा था कितना टेन्योर होता है राष्ट्रपति का, 5 साल होते हैं। तो जब वो 5 साल का टेन्योर चल रहा है ना, तो बीच में आप कम नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो प्रधानमंत्री ने, है ना, कोई राष्ट्रपति को बोला कि ऐसी अध्यादेश निकालना अपन को, या इस बिल पे ऊपर विधेयक पे साइन कर दो आप, तो अभी अपन आगे जैसे देखेंगे राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया, क्योंकि समय अवधि नहीं है राष्ट्रपति के पास, निश्चित नहीं है, जो वीटो का प्रयोग कर लिया राष्ट्रपति ने, तो अब प्रधानमंत्री नाराज हो गया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो राष्ट्रपति को धमकी देते, देख लो तुम्हारी सैलरी कम कर दूंगा 5 लाख से, है। तो ऐसे, ये इसीलिए ये प्रोविजन है। क्वेश्चन यही आया कि ऐसा क्यों किया गया है कि पदावधि के दौरान नहीं कम किए जा सकते राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, अपन है जो भी प्रिविलेजेस उनको मिल रहे हैं वो कम नहीं कर सकते अपन। ठीक है ना, पदावधि खत्म हो गई, अगला राष्ट्रपति चुना नहीं, उस दौरान अपन कर सकते हैं। मैं इस प्रोविजन के अंदर चेंज 59 के अंदर कि वेतन भत्ते संबंधी जो भी है उनके, ऐसे अलग से एक्ट है वेतन भत्ते संबंधी। ठीक है, लेकिन एक बार जब पोस्ट पर कोई व्यक्ति आ गया फिर अपन उसके चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, और जैसे इसमें तो खास तौर पे क्या होती है, ये अहितकारी चेंज नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, अहितकारी चेंज नहीं हो सकते हैं, लेकिन जैसे अपन देखें कंटिन्यू, मतलब अहितकारी तो उसके हित में, तो मतलब अहित में राष्ट्रपति का अपन ये चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे वो टेबल वाली अपन जब देख रहे थे ना, तो उसके अंदर ही मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र किया था। अब देखो ये यहाँ लगा हुआ है, एक मिनट बताओ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। देखो इसमें कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एक सेकंड मेरे को फाइल वो देखनी पड़ेगी। ये देखो, ये देखो इसमें है ना, ये जो अपन ने टेबल देखी थी ना राष्ट्रपति की, ये टेबल देखी थी, तो देखो इसमें अभी मैंने बताया आपको, एक चीज बताता हूँ, अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखो पता होना चाहिए। चलो खैर उसको और देख लेंगे, चलो बाद में। तो बस अभी तो ये समझो, वो टेबल अभी मेरे को दिखी नहीं, बता दूंगा। राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के समय कम नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, जब तक कोई व्यक्ति कार्यरत है तब तक वही चलता रहेगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। जैसे 2017 में चेंज हुआ है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 17 में जैसे मैंने बताया कि 5 लाख हुई, तो वो प्रणब मुखर्जी के बाद जब जैसे अपन 17 के अंदर देखते हैं रामनाथ कोविंद आए, उस दौरान मीनवाइल चेंज हुआ। ऐसा नहीं कि प्रणब मुखर्जी जैसे चलते रहे बीच में 2.5 लाख से 5 लाख कर दी गई, नो। फिर पदावधि खत्म हो गई, खत्म होने के बाद जैसे रामनाथ कोविंद के चालू होने से पहले उसमें अमेंड करके वो 5 लाख की गई। पॉजिटिव या नेगेटिव मतलब ना कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं पदावधि के दौरान, पदावधि खत्म होने के बाद कर सकते हैं। 17 में जैसे हुआ है, प्रणब मुखर्जी का खत्म हुआ कार्यकाल और फिर रामनाथ कोविंद का चालू हुआ 17 के अंदर, 25 जुलाई 2017 ऐसे। ठीक है, तो ये शर्तें थी। अब आया समझ में शर्तें क्या होती हैं, कंडीशंस, और 58 में जो अपने योग्यताएं देखी, क्वालिफिकेशंस, वो क्या होती, ऐसे दोनों में फर्क है। ठीक है, तो ये चीज ऐसे ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है, समझ में आनी चाहिए। अब अपन देखते हैं शपथ।
आएगा। सब देखेंगे, सब सब चीजें समय समय पे आ जाएगी, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें सारी चीजें आएंगी। अब शपथ का सबसे ओथ है ना, स प थ है, स प त नहीं है, ठीक है, ये थ थन वाला थ है। ओके, तो सबसे पहले तो आर्टिकल अपन को पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति की शपथ से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 60। ओके, बेसिक चीज है, पता होनी चाहिए अपने को। फिर जैसे इसके अंदर अपन आगे देखते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए शपथ, ठीक, अभी जैसे जो लिखा हुआ है ना भैया, उसी पे ध्यान दो आप, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी शपथ पढ़ाते हैं ना, कोई भी शपथ का नाम आते ही जैसे जो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, फट आपको ध्यान आ जाता है अनुसूची 3। भैया अनुसूची 3 को भूल जाओ, ये यहीं पे लिखी हुई है शपथ। कहने का मतलब क्या है, राष्ट्रपति की जो शपथ है ना, वो अनुच्छेद 60 के अंदर ही लिखी हुई है, जो उसका टेक्स्ट है। जबकि अपन जैसे देखते हैं कई सारी शपथें हैं जो अनुसूची 3 की, शेड्यूल 3 के अंदर भी उनका वर्णन है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 के अंदर है, और 60 के अंदर ही जो शपथ वो जो लेगा ना, उसका टेक्स्ट, उसका पूरा जो टेक्स्ट है, मैटर जो है, वो अनुच्छेद 60 में वहीं की वहीं संविधान में लिखा हुआ है। संविधान की किसी अनुसूची के अंदर राष्ट्रपति की टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, ये समझने वाली बात है। अनुच्छेद 60 में अनुसूची 3 का कोई लिंक नहीं है राष्ट्रपति की शपथ से, ये अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। समझ गए, ये है चीज। जैसे अब अपन जैसे पहले एक बार इसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको आगे चीज बताता हूँ। तो अपन देख रहे थे अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित व्यक्ति पद ग्रहण करने से पहले, है ना, पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय की उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश, क्या है ये लाइन, क्या कहती है, या तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, और बाई चांस जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल नहीं है, इंडिया में नहीं है, बाहर गए हुए हैं, या यूं समझ लो जैसे कोरोना पॉजिटिव हो गए, है कुछ भी हो सकता है कि वो अवेलेबल नहीं है, तो उनकी उपस्थिति में उपलब्धतम ज्येष्ठतम न्यायाधीश की, जैसे उनके चीफ सेक्रेटरी के बाद, चीफ जस्टिस के बाद जो लाइन चालू होती है, उसमें जो भी सीनियर मोस्ट है और वो उपलब्ध है ना, जैसे मान लो चीफ जस्टिस थे, उसके बाद ABCD जैसे जजेस की लिस्ट चालू होती है, ठीक है, ABCD। अब A ज्येष्ठतम है लेकिन वो भी उपलब्ध नहीं है, B है ज्येष्ठतम है, A के बाद B ज्येष्ठतम है ना, B भी उपलब्ध नहीं है, तो C फिर ज्येष्ठतम हो गया और वो उपलब्ध है, तो कौन दिला देगा, उपलब्धतम ज्येष्ठतम, ये है उपलब्ध ज्येष्ठतम, अवेलेबल सीनियर मोस्ट, है ना। अगर यहाँ अपन अवेलेबल नहीं लगाते ना, तो फिर यूं आता है सर सीनियर मोस्ट भी अवेलेबल नहीं है, तो है कि नहीं है, तो इसलिए ये अवेलेबल वर्ड उपलब्ध जोड़ दिया गया है कि जो भी अवेलेबल सीनियर मोस्ट जज है, जैसे ABC मैंने आपको बताया, तो वो शपथ दिलाएगा। क्योंकि नहीं तो आप ये तो फिर चेन चलती रहेगी, अगर मतलब चेन का मतलब ये कंफ्यूजन बना रहता है, अगर उपलब्ध शब्द नहीं रहता कि ज्येष्ठतम उपलब्ध नहीं तो क्या, तो आप इसमें कौन कौन से अवेलेबल होगा, ऐसा होता ही नहीं है कि चीफ जस्टिस के अलावा कोई न्यायाधीश अवेलेबल नहीं है, तो जो भी अवेलेबल के अंदर उपलब्ध में जो वरिष्ठतम है वो शपथ दिलाएगा, ये समझने वाली बात है। तो बस इसमें बेसिक चीज क्या है जो बिल्कुल आपके लिए, तो ये है, भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाता है, वो अवेलेबल नहीं है तो उपलब्धतम, सर्वोच्च न्यायालय का या उच्चतम न्यायालय का उपलब्धतम ज्येष्ठतम सीनियर मोस्ट, अवेलेबल सीनियर मोस्ट जज, ये बड़े याद रखना है, अवेलेबल सीनियर मोस्ट जस्टिस, ऐसे जस्टिस, है ना, मतलब क्या है जज और जस्टिस में आपको तो बता देता हूँ। हाईकोर्ट के संदर्भ में वर्ड यूज आता है जज, और सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में वर्ड यूज आता है जस्टिस, ऐसे, ठीक है। वैसे हाईकोर्ट के भी जैसे जो मुख्य जो उसको चीफ जस्टिस भी बोलते हैं, अदर को जजेस बोला जाता है, और एडवोकेट वकील होते हैं जो पैरवी करते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो राष्ट्रपति पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश और उनकी एब्सेंस में उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश, ठीक। अब आता है मतलब ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा, निम्नलिखित प्रारूप मेरा, तथा शपथ लेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा, शपथ लेगा और उस शपथ के ऊपर हस्ताक्षर वो राष्ट्रपति करेगा। अब जैसे आई बात शपथ की, तो शपथ ये उसका टेक्स्ट पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, मैं पढ़ के सुना देता हूं फिर देखेंगे। मैं अमुक, अमुक का मतलब जैसे मान लो रामनाथ कोविंद जैसे शपथ ले रहे हैं नीचे, ये जैसे अपन जैसे वीडियो में आपको अभी देखते हैं, मैं इसमें आप इसमें देखो, ये है देखो, अभी आएगा, मैं सारी चीजें बता दूंगा। जैसे मैं अमुक, तो अमुक व्यक्ति अपना नाम बोलता है, जैसे यहाँ पे रामनाथ कोविंद बोले मैं रामनाथ कोविंद, ऐसे। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ठीक है, देखो अब इसमें ये वर्ड ध्यान लेना है, किसकी शपथ, ईश्वर की, या तो ये बोल सकते हैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, या ये लिख सकते हैं, या बोल सकते हैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, कुछ भी, ठीक है ना।
ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बटे में यूं मत समझ जाना वो 1971 की जनसंख्या बटे निर्वाचित सदस्य, ओ गड़बड़ हो जाएगी यार, हर जगह बटा थोड़ी ना काम करेगा, ऐसे क्या करते हो। दोनों में से एक और अथवा, है ना, मैं अमुक अमुक व्यक्ति अपना नाम बोल के आगे बोलता है, ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, जो भी उसको उचित लगे, कि, है ना, कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन, ठीक है ना, और ब्रैकेट में फिर लिख दिया राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन, भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन अथवा भारत के राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। पद का भी यूज ले सकते हो, ये लाइन बोल सकते हैं, या कर्तव्यों का यूज लेते हुए ये लाइन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा, या यूं बोल सकते हैं मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, करूंगा या करूंगी, दोनों ही चीजें, ठीक है ना। तो पद का यूज ले सकते हैं या कर्तव्य का यूज ले सकते हैं, जैसे ऊपर देखा ना, अपने ईश्वर का यूज ले सकते हैं, सत्यनिष्ठा का यूज ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन लेना एक ही है। या तो ये बोलोगे, ठीक है ना, इन दोनों में से, और इन दोनों की जैसे बात है तो या तो ये पद वाला बोलोगे या कृत्य बोलोगे, अभी देखेंगे अपन, सारा आएगा, है ना। राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का, है ना, संविधान का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, और विधि मतलब जितने भी कानून भारत की धरती पे आज लागू है, ठीक है, विधि का परिरक्षण, परिरक्षण मतलब उसको प्रिजर्व करूंगा, संरक्षण मतलब उसको प्रोटेक्ट करूंगा, किसी भी तरह पे उसको मतलब छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा, तथा प्रतिरक्षण उसको डिफेंड करूंगा, कहीं भी उसकी आलोचना हो रही होगी तो उसको मैं डिफेंड करूंगा। देखो प्रिजर्व का तो मतलब क्या होता है कि उसको बिल्कुल तन मन धन से मैं उसको अपनाऊंगा, बिल्कुल तन मन से आत्मा से उस संविधान को मैं अपनाऊंगा। संरक्षण प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, कहीं भी अगर उसका वायलेशन होता दिखेगा तो उसको मैं उसका अपोज करूंगा। प्रतिरक्षण डिफेंड, कहीं भी उसकी आलोचना हो रही होगी तो मैं उसको भारतीय संविधान को डिफेंड करूंगा। मतलब यहाँ तो है आलोचना से मतलब है, ठीक है। संरक्षण मतलब अगर कहीं भी उसका उल्लंघन हो रहा होगा, उल्लंघन उल्लंघन हो रहा होगा तो मैं उसके विपरीत में आवाज उठाऊंगा। और परिरक्षण मतलब उसको प्रत्येक रूप से उसको मैं तन मन से उसको लागू करूंगा। ऐसे अपन को ये तीनों चीजें ध्यान में रखनी है। अलग अलग वर्ड है, कहीं आप कर दो एक ही, सर ये तो पर्यायवाची है। पर्यायवाची एक संदर्भ में है, उनकी जो थीम है उस संदर्भ पर्यायवाची, लेकिन डिक्शनरी मीनिंग अलग अलग है। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, ठीक है ना। संविधान और विधि को क्या करूंगा, परिरक्षण, संरक्षण और प्रोटेक्शन, डिफेंड करूंगा, ठीक है। और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा, एक्टिव रहूंगा, हमेशा इन्वॉल्व रहूंगा। भारत की जनता की सेवा और कल्याण, ठीक है ना, में निरत रहूंगा। तो ये अपना पूरा ओथ है प्रेसिडेंट का, जो कि कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल 60 के अंदर ही ये पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ। ओके, अब अपन जैसे ये नीचे इमेज लगी हुई है, इसको थोड़ा सा देख ले। ये इमेज क्या है, जैसे पहले देख रहे हो कि भाई शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, तो ये जस्टिस JS खेर है मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और ये जो शपथ ले रहे हैं ये रामनाथ कोविंद है, रामनाथ कोविंद देखा था अपन ने। तो ये 17वें राष्ट्रपति हैं, आप यूं समझो, टेबल में लिखा हो तो 17वें राष्ट्रपति हैं, और निर्वाचित होने वाले कौन से हैं, 17 - 3 कर देंगे तो 14th ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। 3 को घटा देंगे ना अपन, कार्यभाग जैसे रहे हुए हैं ऊपर अपन ने जैसे देखा ही था, बीबी गिरी, अहमद आयतुल्ला एंड बीडी जत्ती, उन 3 कार्यभागों को अपन हटा देंगे तो ये 14वां इलेक्टेड पर्सन हो जाएंगे, वैसे 17th राष्ट्रपति हैं, ठीक है। लिखा हुआ नीचे श्री रामनाथ कोविंद टेक्स ओथ एज 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन सीट पे बैठने वाले जो हैं ये 17th है, 14th इलेक्टेड है। फिर देखो ये 25 जुलाई का ये वीडियो है, तो देखा 25 जुलाई से इनका कार्यकाल चालू है। 89 से जैसे अपन जैसे देखते हैं बाद में कि वो सारे के सारे जैसे जब ये कार्यकाल हुआ ज्ञानी जैल सिंह के बाद, वो सारे 84 से 25 जुलाई से ही उनका टेन्योर चालू होता है हर साल। अभी भी जैसे चल रहे हैं, रामनाथ को भी 25 जुलाई 17 से लेके फिर 5 साल 25 जुलाई 22 तक वो रहेंगे ऐसे, ठीक है। ये है, और फिर ये लिंक दिया हुआ है। तो इसमें जैसे आप, है ना, ये अपन जैसे टेक्स्ट देखा ना, ये एक सेकेंड, ये टेक्स्ट देखा ना। अब मैं आपको इसको एक बार बात सुना देता हूँ, थोड़ा सा इससे और अपने को अच्छा लगेगा। ये जैसे टेक्स्ट है ना, एक सेकंड रुको।
ये सुनो देखो। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। देखो ये शपथ दिलाई, शपथ दिलाने के बाद अब साइन करेंगे। ये जॉइंट हॉल है संसद का, आप देखेंगे आगे। ये इससे पहले जो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति, 16वें राष्ट्रपति, वो अब ये इस पे साइन करते हुए कोविंद है ना, फिर शपथ लेगा और फिर साइन करेंगे उस पे, ऐसे ही। ठीक है, तो ये सारा कौन सा अनुच्छेद अपन जैसे देख रहे हैं, 60 में पढ़ा ना पूरा ओथ, ये देख लो सारा प्रोसेस, ये साइन कर दिया। थैंक यू सर, बधाई हो। अमित अंसारी तत्कालीन उपराष्ट्रपति, सुमित्रा महाजन तत्कालीन स्पीकर उनके बगल में बैठी हुई थी, ऐसे ही ये सारा है ना। तो ऐसे अपन को चीज़ का ध्यान में रखना है। ओके, तो ये चीज़ थी ये। सॉरी, ठीक है। ये अब देखो इसमें क्या है, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जैसे ये अपना जो टेक्स्ट जो था ना, ये इस पे आर्टिकल 60 अपन ने जैसे देखा। अब मैं एक बार आपको सिर्फ इसका ऑडियो सुनाता हूँ, अब आप ये ना ये वर्ड टू वर्ड इसमें ध्यान रखना, और फिर और अच्छा आपको समझ में आएगा। देखो सुनो। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। ऐसे तो देखा अपन ने कि टेक्स्ट जैसे जो है हूबहू वही, मतलब वर्ड मैंने आपको सुना दिए, तो उससे अपन को और अच्छा समझ में ये चीज़ आएगी। ठीक है, तो ऐसे ये सारा जैसे अपन ने देखा, एक सेकंड, तो ऐसे अपन ने जैसे सारा देखा, ये ओथ वाला जो सिस्टम है राष्ट्रपति की ओथ का, वो अनुच्छेद 60 में वर्णित है सारा टेक्स्ट, और ईश्वर के नाम जो शपथ है वो अपन ने देखी। ओके, ये चीज है। अब अपन देखते हैं अनुच्छेद नंबर 61, महाभियोग। ये क्या है महाभियोग? आर्टिकल नंबर 61 महाभियोग। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट है ना, इम्पीचमेंट, IMPEACHMENT, इम्पीचमेंट। ठीक है, अभी महाभियोग क्या, देखो महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर, महाभियोग ये ऐसे नहीं होगा यार, ये वर्ड है ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। महाभियोग राष्ट्रपति पर है ना, केवल राष्ट्रपति का तो मतलब सिर्फ केवल राष्ट्रपति पर जैसा, ऐसा नहीं है। महाभियोग राष्ट्रपति पर केवल, यूं यहाँ आएगा ये शब्द ऐसे, महाभियोग राष्ट्रपति पर केवल, कि मतलब हाँ महाभियोग जब राष्ट्रपति पर लगता है तो उसका कारण क्या होता है, ये लाइन है ये। तो पहले तो आर्टिकल नंबर 61 का संबंध किससे है? महाभियोग से। ये आता है, ये मैथ्स में मिलेगा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है महाभियोग। इसको ऊपर कर दो थोड़ा सा, जी। आर्टिकल नंबर 61, ये
आर्टिकल नंबर 61 महाभियोग। महाभियोग राष्ट्रपति पर केवल संविधान के उल्लंघन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करने पर लगाया जाता है। मतलब आरोप जो होता है वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। फिर ये क्या होता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के उल्लंघन का व्यापक अर्थ क्या है? संविधान में कहीं भी ये स्पष्ट नहीं किया गया है, ठीक है ना, ये स्पष्ट नहीं है संविधान में। लेकिन जैसे जो अपन कार्य और शक्तियां देखते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है तो संविधान का उल्लंघन माना जाता है। तो ये है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 61। ये आएगा ही क्वेश्चन कि किस आधार पर लगता है, ठीक है ना। तो जहां तक राष्ट्रपति का संबंध है तो ये क्या आधार है? संविधान के उल्लंघन पर। क्योंकि आगे जैसे अपन और पदों पे देखेंगे तो वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर आता है, ठीक है ना, कि परिभाषित या दर्शित जैसे जो मिसबिहेवियर है उसके आधार पर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर के आधार पे। लेकिन जहां तक राष्ट्रपति की बात है तो महाभियोग का क्या आरोप या क्या कारण होता है? संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर क्या है, इनको इन महाभियोग लगाने से संबंधित जो भी सारी प्रक्रिया है ना वो एक संकल्प रिजोल्यूशन के माध्यम से आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ऐसा संकल्प रिजोल्यूशन है ना, संकल्प को इंग्लिश में बोलते हैं रिजोल्यूशन, ये पता होना चाहिए अपनों को सब। ऐसे संकल्प की लिखित सूचना, अब जैसे रिजोल्यूशन वगैरह क्या होते हैं ये सब अपन अभी संसद में पढ़ेंगे। अभी तो ये समझ लो वैसे एक संकल्प, एक कागज के ऊपर अपन एक एप्लीकेशन लिखी है, आप यूं समझ लो उसको ही जैसे अपन संसदीय भाषा के अंदर महाभियोग के संदर्भ में उसको बोलेंगे संकल्प। नॉर्मल तो एप्लीकेशन हो जाती, लेकिन अनुच्छेद 61 के रूप में उस कागज को अपन जैसे बोल देंगे संकल्प। ओके, ये ऐसे संकल्प रिजोल्यूशन की लिखित सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन के पश्चात संसद के राष्ट्रपति को देने के, है ना, राष्ट्रपति को देने के 14 दिन के पश्चात, मतलब पहले तो अपन ने कागज पे लिख लिया भारत के राष्ट्रपति को हटाना, ठीक है, महाभियोग के द्वारा, ठीक। तो ऐसे कागज की या ऐसे संकल्प, कागज नहीं बोलेंगे संकल्प, तो ऐसे संकल्प की सूचना पहले अपन राष्ट्रपति को देंगे और ऐसी सूचना लिखित में देंगे। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया हेलो सर पढ़ लेना इसको, भैया नहीं, ऐसे नहीं। कैसे? ये भी नहीं फोन करके बता दिया, लिखित में राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी ऐसे संकल्प के बारे में। और लिखित में सूचना देने के 14 दिन बाद, ये वर्ड ये इंपॉर्टेंट है, ये दिन 14 दिन, 2 सप्ताह नहीं लिखे हुए, दिमाग नहीं लगाना है, 14 दिन लिखा हो तो 14 दिन ही याद रखना है। दोनों ऑप्शन है, 2 वीक या 14 सप्ताह, तो 2 वीक नहीं कर सकती मान, 14 डेज, 14 दिन। ऐसे संकल्प रिजोल्यूशन की लिखित सूचना राष्ट्रपति को देने के 14 दिन के पश्चात, मतलब सबसे पहला जो काम है स्टेप्स में जैसे अपन देखें तो सबसे पहला स्टेप क्या है, उस संकल्प की सूचना राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी। फिर दूसरा स्टेप उस देने के मतलब लिखित में देने के 14 दिन बाद दूसरा स्टेप अपन उठाएंगे, ठीक है। तो क्या है, ऐसे संकल्प की लिखित सूचना राष्ट्रपति को देने के 14 दिन के पश्चात संसद के किसी भी सदन में, है ना, संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, किसी भी सदन में उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित मूव किया जाना चाहिए, ठीक है ना। पहले तो आप लिखित में राष्ट्रपति को सूचना दे दी, सूचना के 14 दिन बाद मतलब 14वें दिन, मतलब 14 दिन मतलब 15 दिन हो जाएगा, वो तो समझ लो 14 दिन बाद मतलब 15वें दिन क्या होगा, किसी भी संसद के किसी भी सदन, संसद के किसी भी सदन से मतलब चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा के अंदर वो संकल्प आएगा और वो संकल्प मूव होएगा, प्रस्ताव करना उसको, है ना, प्रस्तावित मूव, प्रस्तावित को यहाँ पे मूव बोलते हैं अपन। प्रस्तावित किनके द्वारा होएगा, उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा, 1/4 मतलब ऑलमोस्ट 25% हो जाता है, ठीक है। तो लोकसभा में आया तो लोकसभा के 1/4, राज्यसभा में तो राज्यसभा के 1/4 सदस्यों द्वारा वो प्रस्तावित मूव होएगा। ऐसे कैसे शब्द याद रखने अपने को, कितने मूव करते हैं, 1/4 मूव करते हैं। प्रस्तावित कितने करते हैं, 1/4 मूव करते हैं महाभियोग के संबंधी संकल्प को राष्ट्रपति के, ठीक है। फिर क्या होता है, एक ने मूव कर दिया 14 दिन की सूचना देने के लिखित सूचना देने के 14 दिन के पश्चात, समझ गए। अब दूसरा क्या करेगा, संसद का दूसरा सदन इस आरोप का अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन करता है। पहला सदन तो क्या था, मूविंग सदन था, प्रस्तावित सदन था। दूसरा सदन क्या हो जाएगा, वो अन्वेषण करेगा, इन्वेस्टिगेशन, कि यार इसमें कितनी सत्यता है, जांचें अपन कि ये जो आरोप लगाया ना, क्या है, संविधान के उल्लंघन का आरोप लगा है, उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है। तो सेकंड सदन को अपन सेकंड हाउस को बोलते हैं क्या, इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। पहले सदन को प्रस्तावित या मूविंग हाउस, ठीक है। तो सेकंड सदन इन्वेस्टिगेट करेगा। इस जांच में राष्ट्रपति को उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट करने का अधिकार होता है, मतलब ये समझ लो, है ना। तो राष्ट्रपति उस पूरी हियरिंग को, इन्वेस्टिगेशन वाली हियरिंग को सुन सकता है, ठीक है, और अपना प्रस्ताव या अपना जो भी अपना प्रतिनिधि है वो रख सकता है, ठीक है। मूविंग वाले सदन के अंदर वो पेश नहीं रहता है, ये जो मूविंग वाले में, इन्वेस्टिगेटिंग के अंदर वो मौजूद रहता है, ये ध्यान रखने वाली बात है।
प्रस्तावित वाले के अंदर वो पेश नहीं रहता है, न अपना प्रतिनिधित्व रखता है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग के दौरान वो पेश हो सकता है और अपना प्रतिनिधित्व वो रख सकता है। प्रतिनिधित्व से मतलब है कि खुद नहीं आ पा रहे किसी भी कारण से, जैसे फॉर एग्जांपल शर्म महसूस कर रहे हैं तो किसी को भेज सकते हैं अपने स्थान पे कि यार वहां जाके तुम बताना फैक्ट है, ऐसे कि यूं ही कोई वो बेवफा नहीं होता, डैश डैश सब पता आपको है ना, तो अपना प्रतिनिधित्व वो रख सकता है। फिर क्या है, फिर बाद में क्या होता है, यदि राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो ऐसा संकल्प है ना, संकल्प रिजोल्यूशन जांच करने वाले सदन के द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है। इन्वेस्टिगेटिंग जो होता है ना वही पास उसको करता है 2/3 बहुमत के द्वारा। जैसे मूव कितने के द्वारा होता है, मूव 1/4 के द्वारा, और इन्वेस्टिगेटिंग सदन में इन्वेस्टिगेशन सही पाया गया तो पास कितनों के द्वारा होता है, 2/3 के द्वारा। देख लो 1/4 2/3 ऐसे ध्यान रखना, इसलिए मैं कह रहा था अलग अलग है। मूव होएगा 1/4, पास होएगा 2/3, और पास कौन सा सदन करता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग सदन होता है वो उसको फिर पास करता है। ठीक है, तो क्या लाइन है, यदि राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं तथा ऐसा संकल्प जांच करने वाले, यही इन्वेस्टिगेटिंग जांच या अन्वेषण करने वाले सदन के द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को संकल्प पारित किए जाने की तिथि से उसके पद से हटना होगा। ओके टाटा बाय बाय। ये है। तो क्या है ये प्रक्रिया, सबसे पहले क्या, राष्ट्रपति को लिखित में सूचना दो, लिखित में, ओके वापस बताता हूं। सबसे पहले राष्ट्रपति को लिखित में सूचना दो, देने के 14 दिन के पश्चात संसद का कोई सा भी सदन, है ना, देखो सदन सदन वर्ड आ रहा है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ लोकसभा राज्यसभा, तो गड़बड़ मत कर देना शक्तिमान। कोई सा भी सदन 1/4 सदस्यों के द्वारा उस संकल्प को क्या कर सकता है, प्रस्तावित कर देगा, मूव कर देगा। अगला सदन जो होगा, दूसरा सदन जो होगा वो इन्वेस्टिगेटिंग होगा, वो उसमें जांच करेगा आरोपों के अंदर, संविधान के उल्लंघन का जो आरोप लगा उनकी जांच करेगा। इस जांच के दौरान राष्ट्रपति उपस्थित रह सकता है और या अपना प्रतिनिधित्व भेज सकता है। अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, आरोप कौन सा, संविधान के उल्लंघन का आरोप, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का आरोप सिद्ध हो जाता है, तो ऐसा संकल्प जांच करने वाले सदन के द्वारा कितने के द्वारा पास होएगा, कितने बहुमत के द्वारा पास होएगा, 2/3 बहुमत है, ऑलमोस्ट 67%, 2/3। ठीक है ना, 2/3 द्वारा मूव को पास हो जाता है, पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को संकल्प पारित किए जाने की तिथि से पद से हटना होगा, उसी तिथि से। ठीक है ना, जैसे मान लो 15 अक्टूबर को हो गया संकल्प पारित इन्वेस्टिगेटिंग हाउस से, तो 15 अक्टूबर को ही पद छोड़ना पड़ेगा। ये हो गया, समझ गए ये चीजों। अब अपन जैसे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए। महाभियोग जो है, महाभियोग की प्रक्रिया जब ऊपर अपन ने देखी अनुच्छेद 61 के तहत, ये क्या है, ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर, QJP। क्वासी मतलब अर्ध न्यायिक है, पूर्ण रूप से न्यायिक नहीं है, अर्ध न्यायिक है। अर्ध न्यायिक क्या है, वो क्या है, अर्ध न्यायिक है क्योंकि संसद राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकती है ना, पद से हटा दिया, जैसे आरोप सिद्ध हो गए, 2/3 बहुमत से वो पारित हो गया संकल्प, तो पद से हटा सकती है, परंतु राष्ट्रपति को दंड नहीं दे सकती। ये नहीं कह सकती कि राष्ट्रपति को 2 साल 3 साल की जेल दी जाए, है ना, दंड नहीं दे सकती। दंड देना का अधिकार केवल किसको है, न्यायपालिका को है भैया। सजा सिर्फ न्यायपालिका दे सकती है, संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, वो दंड नहीं दे सकती। इसलिए ये क्या है, अर्ध न्यायिक है। पूर्ण न्यायिक तो क्या होता है, जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट में कोई सेशन कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उसको अपन 100% या न्यायिक प्रक्रिया बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो अन्वेषण करते हैं और फिर दंड भी दे सकते हैं। जबकि अर्ध न्यायिक में क्या होता है कि आप अन्वेषण कर सकते हो, कागज वगैरह मंगा सकते हो, सम्मन जारी कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप कोई दंड नहीं सुना सकते हो। ये चीज है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति की महाभियोग की जो प्रक्रिया है ना अनुच्छेद 61 के तहत, वो अर्ध न्यायिक क्यों है, क्योंकि संसद जो है राष्ट्रपति को सिर्फ हटा सकती है, ओनली एंड ओनली रिमूव कर सकती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। उनको कोई क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, मतलब उनको दंड नहीं दे सकती है, पनिश नहीं कर सकती। ये है चीज, तो इसलिए क्या हो जाएगी, क्वासी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक। पूछूंगा टेस्ट में, फिर यूं नहीं करो सर अर्ध न्यायिक, भूल गया, भूल गई, गड़बड़ है कि नहीं। तो ये अपन ने सारा देखा क्या, आर्टिकल नंबर 61। ओके ओके, अब अपन देखते हैं आगे आर्टिकल नंबर 62, आकस्मिक रिक्ति हो जाने पर क्या किया जाएगा। आकस्मिक, सॉरी यहाँ से ये पेज ब्रेक है, अब कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं इसको महाभियोग हो गया ये, ठीक है ना। आप देखते हैं अपन आर्टिकल नंबर 62, आकस्मिक रिक्ति हो जाने पर
ठीक है, ये आएगा आकस्मिक रिक्ति 62। अच्छा, आर्टिकल नंबर 62 62 सॉरी, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए, है ना। एक तो मतलब नॉर्मल रिक्ति हुई है तो वो कब वो भरी जाएगी देखेंगे 6 महीने के अंदर, और आकस्मिक रिक्ति हो गई है तो फिर वो कैसे भरी जाएगी वो देखेंगे। आओ, पदासीन राष्ट्रपति मतलब जो पद पे पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि, सॉरी एक सेकेंड, ये पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि पूर्ण होने से पूर्व ही अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाता है। ये क्या बोले, पदासीन राष्ट्रपति की मतलब जो पद पे राष्ट्रपति है उसकी पदावधि पूर्ण होने से पूर्व ही, जैसे मैंने देखा था अभी अपने वीडियो देखा था पिछला, 25 जुलाई को खत्म हो रही थी प्रणब मुखर्जी की, तो 25 जुलाई को पूर्ण कर ली गई प्रक्रिया रामनाथ कोविंद की 2017 को। तो पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि पूर्ण होने से पूर्व ही कि 25 जुलाई को खत्म हो जाती प्रणब मुखर्जी की, लेकिन 25 जुलाई को अपन ने कर ली अगले की, है ना। ऐसे तो पदावधि पूर्ण होने से पूर्व ही अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाता है। यदि राष्ट्रपति का पर आकस्मिक एक सेकंड यही होगा, आकस्मिक है ना ये, सॉरी आकस्मिक है। यदि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व रिक्त हो जाता है ना, आकस्मिक रूप से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व रिक्त हो जाता है तो 6 मास के अंदर नव राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाता है ना। आकस्मिक रूप से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व रिक्त हो गया, जैसे मान लो मृत्यु हो गई है, जैसे अपन देखेंगे मृत्यु, तो जैसे मैंने बताया था वो कौन से थे पहले राष्ट्रपति जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और पद पे रहते हुए मतलब डाइड इन इनकम्बेंसी, जैसे जो अपन बोलते हैं, या डाइड इन हार्नेस, HARNESS, पद मतलब पद पे रहते हुए मृत्यु, या डाइड इन इनकम्बेंसी। कौन थे तीसरे राष्ट्रपति, कौन, जाकिर हुसैन, पद पे रहते हुए मृत्यु हुई जिनकी, है ना। दोनों मुस्लिम जैसे थे, जाकिर हुसैन और अपने फखरुद्दीन अली अहमद, ये पद पे रहते हुए मरे, ठीक है। तो ऐसे अपन को ध्यान पे रहना है, तो वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो ऐसे अवधि में अगले 6 माह के अंदर नव राष्ट्रपति का निर्वाचन करना जरूरी है, तथा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, उनका मतलब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का कार्यकाल ग्रहण करने की तिथि से पूरे 5 वर्ष के लिए होगा, मतलब अगले पूरे 5 वर्ष के लिए वो जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है वो काम करेगा। कहने का मतलब शेष अवधि के लिए नहीं है ना। शेष अवधि वाला कॉन्सेप्ट से राज्यसभा में लागू होता है और कहीं नहीं है लागू, ठीक है ना। ये जो है मतलब संसद के अंदर लागू है, शेष अवधि में समझ लो आप कि लोकसभा सदस्य की वजह से मृत्यु जाती है, बीच में आम चुनाव होते हैं तो वो भी शेष अवधि के लिए होते हैं, और राज्यसभा में जैसे है तो राज्यसभा में शेष अवधि के लिए ही चुनाव उस सदस्य का होता है। ये देखेंगे आगे जब आएगा सारा लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। अभी जहां तक राष्ट्रपति की बात है तो शेष अवधि के लिए नहीं होता है, पूर्ण आने वाले पूरे 5 साल के लिए होता है। जैसे मान लो जाकिर हुसैन की मृत्यु 3 साल बाद हुई, फिर 2 साल उनके टेन्योर बचे थे ना, तो अगले राष्ट्रपति का जैसे चुनाव हुआ, जैसे वीवी गिरी पहले कार्यवाहक, अहमदुल्ला कार्यवाहक, फिर वीवी गिरी चुन के आए, तो वीवी गिरी का कार्यकाल पूरे 5 साल का था, ये समझने वाली बात है यूं, ठीक है ना। तो उनका कार्यकाल नवनिर्वाचित का पूरे 5 साल का होएगा, शेष के लिए नहीं होगा, पूरे के लिए होगा, ये समझने वाली बात है। अब ये अनुच्छेद 62 के अंदर चीज लिखी हुई है। अब राष्ट्रपति का पद कैसे कैसे रिक्त हो सकता है वो अपने को देखने वाली बात है कि क्या है, निम्नलिखित परिस्थितियों में रिक्त हो जाएगा। क्या, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया उपराष्ट्रपति को अपना, महाभियोग के द्वारा, अभी देखा था अनुच्छेद 61 में, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या पद ग्रहण करने के वो अर्ह क्वालिफाई नहीं हो, मतलब सॉरी जो कंडीशन जैसे जो थी ना उनमें से पूरी नहीं करे, लाभ का पद को ग्रहण कर लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपनी कंडीशन देखी थी ना अपन ने, तो अर्ह न हो या निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया, उनका जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन को आपने मतलब कोर्ट ने उसको इनवैलिड करार दे दिया, मान लो ये धांधली हुई हो, कुछ भी हो, किसी भी आरोप में इलेक्शन इनवैलिड उनका हो गया, तो पद राष्ट्रपति का रिक्त माना जाएगा। समझ गए। तो ये 5 तरीके हैं जिनसे अपन रिक्ति उत्पन्न हो सकती है। समाप्त हो गया कार्यकाल, त्यागपत्र, महाभियोग, मृत्यु और अर्हक या अवैध, ठीक है। समाप्त, त्यागपत्र, महाभियोग, मृत्यु, मतलब 2 तय आ गए, समाप्त और त्यागपत्र 2 में आ गए, महाभियोग, मृत्यु, और एक अर्हक या अवैध, इजी है ना। ऐसे अब इसमें अपन जैसे रिक्ति का कुछ देखते हैं कॉन्सेप्ट्स। आओ, वैसे ऊपर देख लिया अपन ने, उसका ऑलमोस्ट रिपीटेशन है, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं एक बार। रिक्त पद पर नियुक्ति, यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से होती है, 5 साल का टेन्योर
पूरा हो गया, जैसे भी अपन देखा समाप्त, सबसे पहला समाप्त है ना। तो नए राष्ट्रपति का निर्वाचन पदासीन राष्ट्रपति की अवधि समाप्त होने से पूर्व कर लिया जाता है। यदि किसी कारणवश नए राष्ट्रपति के निर्वाचन में विलंब होता है तो पदासीन राष्ट्रपति अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पद धारण नहीं करता है। इस रिक्ति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद धारण नहीं करता। जैसे अभी अपन ने जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था ना, उसमें प्रणब मुखर्जी जैसे अपन ने देखा कि उपलब्ध थे और रामनाथ कोविंद ने शपथ ले ली 25 जुलाई 2017 को, लेकिन बाई चांस जैसे रामनाथ कोविंद अवेलेबल नहीं रहते और 3-4 दिन आगे सरकाना पड़ता प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल, तो वो आगे सरकाया जाता। ये रिक्ति नहीं मानी जाती और फिर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में ऐसे संदर्भ में कार्य नहीं करता है। जब 5 साल पूरे टेन्योर पूरे हो जाते हैं तो 6 महीने के अंदर अपन चुन लेंगे, लेकिन अगर नहीं चुन पा रहे किसी कारणवश तो एक्सटेंड कर दिया जाता है ना। ये आ रहा है ना, पश्चात भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक, तो ये तब तक और जब तक याद रखना अपन को 5 साल वाले टेन्योर के अंदर। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, यदि राष्ट्रपति की पदावधि पूरी होने के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से, उदाहरणार्थ मृत्यु, समझ गए, मृत्यु होने पर तो क्या होगा, उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लेता है। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है मतलब उस समय अवेलेबल नहीं है, तो सर्वोच्च, ये थोड़ा सा करेक्शन होगा तो हो रखा देखो, तो सर्वोच्च न्यायालय का मतलब मृत्यु के कारण क्या होगा, मृत्यु के कारण जैसे क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल अपन जैसे जाकिर हुसैन वाला जैसे अपन देखा बीबी गिरी, तो मृत्यु के बाद राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, और मुख्य न्यायाधीश भी अवेलेबल नहीं हो तो वही उपलब्धतम, वरिष्ठतम, अवेलेबल, सीनियर मोस्ट, यदि वह भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश आगे ना पद पर आसीन हो जाता है। ठीक है ना, मतलब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी नहीं है तो अवेलेबल सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर क्या, इस स्थिति में रिक्त हुए पद के लिए प्रत्येक परिस्थिति में शीघ्र से चुनाव कराकर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को पदासीन कराया जाता है। इस स्थिति में अधिक से अधिक 6 मास के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक होता है। ठीक है ना, 6 माह के अंदर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने शपथ ग्रहण करने की तिथि से पूरे 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करता है। जैसे ऊपर अपन देखा ना, अभी ऊपर भी जैसे ये चीज आई थी यहाँ, ये देखो, ये है ना, ये आकस्मिक रूप के अंदर ये 6 मास। मैं एक चीज थोड़ा सा गलत बोल गया था अभी जब अपन इस वीडियो को पढ़ रहे थे ना, मैं यहाँ पे बोल गया था 6 माह, ये तो मतलब इस वाले को जो है ना ये नॉर्मल रिक्ति, इसमें मैं बोल गया था 6 महीने, तो इसमें कोई भी 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें तो जल्दी से जल्दी अपन कराएंगे, है ना, जब तक तब तक, है ना, जब तक अवेलेबल नहीं होता तब तक। इसके अंदर 6 महीने वाला कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि जैसे कार्यकाल पूरा हो गया और 6 महीने के अंदर उसको अपन को करना है, तो जब तक तब तक है कि जब तक नहीं अवेलेबल होते अगले तब तक। अब वो 6 महीने से कम भी हो सकता है, 6 महीने ज्यादा भी, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ जब तक तब तक है ना, नॉर्मल पदावधि समाप्त होने वाली के अंदर। और अगर मृत्यु हो जाती है ना तो इसमें ये 6 माह, ठीक है, तो ये अपन को ये ध्यान रखना है ऐसा। अभी पहले 2-3 मिनट पहले जब वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं बोल गया था 6 महीने, यहाँ पे नहीं है। 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट जैसे जो है ये सिर्फ कहाँ लागू है अपने, ये मृत्यु में लागू है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ अपन पढ़ रहे थे, इस स्थिति में अधिक से अधिक 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराया जाना आवश्यक होता है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने शपथ ग्रहण करने की तिथि से पूरे 5 वर्ष, अगले पूरे 5 वर्ष की अवधि पूरी करता है। शपथ ग्रहण की तिथि से अगले, है ना, अगले का मतलब अगले में आप चाहते हैं अगले वर्ड जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, अगले पूरे 5 वर्ष, है ना, सॉरी अगले पूरे 5 वर्ष, शेष अवधि के लिए नहीं होता, अगले पूरे 5 वर्ष को पूर्ण करता है, यूं है। ठीक है, फिर और क्या है, स्थायी रिक्ति। स्थायी रिक्ति का तो मतलब क्या हुआ, स्थायी रिक्ति का जैसे मतलब क्या है, स्थायी रिक्ति पद समाप्त हो गया या मृत्यु हो गई, ये दोनों स्थायी रिक्ति में है। स्थायी रिक्ति के अतिरिक्त राष्ट्रपति के अस्वस्थ होने पर, है ना, अन्य किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ होने पर, जैसे अस्वस्थ है, त्यागपत्र दे दिया, असमर्थ होने के कारण भी अस्थायी रिक्ति हो सकती है। ठीक है, अस्थायी, ठीक है ना, अस्थायी रिक्ति है। अस्थायी का मतलब थोड़े समय के बाद वापस आ जाएंगे, ये यूं अस्थायी रिक्ति हो सकती है। ऐसी रिक्ति में उपराष्ट्रपति, मतलब त्यागपत्र को इसमें बस मत गिनो, यूं समझ लो, है ना, अस्थायी रिक्ति है, लेकिन क्योंकि त्यागपत्र अपने आप में वो भी स्थायी हो जाता है, त्यागपत्र भी यूं, तो अस्थायी रिक्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति उस अवधि में राष्ट्रपति पद पर कार्य करता है। ये अपन देखेंगे उपराष्ट्रपति डिटेल से आएगा पूरा ये सारा, ठीक है ना। तो
राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है तो कौन जैसे तत्काल काम करता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद पर कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपि भी कार्य करने की स्थिति में न हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और यदि वह भी न हो तो सर्वोच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय, ये न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति पद पर आसीन होता है। तो ये जो हायरार्की है ना, ये तो अपन को ध्यान रखनी है हमेशा, क्या कि राष्ट्रपति, वो नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है तो चीफ जस्टिस, मतलब यूं राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति नहीं है तो कौन? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, वो नहीं है तो कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो भी नहीं है तो कौन? सीनियर मोस्ट, मतलब सॉरी, अवेलेबल सीनियर मोस्ट जज, ये जस्टिस बोलेंगे, अवेलेबल सीनियर मोस्ट जस्टिस, है ना, उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये रिक्ति वाला कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है, ऐसे। तो इसको अपन को ध्यान में रखना है। ये आर्टिकल अपन ने देखा 62, ठीक है। अब अपन जैसे देखते हैं आर्टिकल 62 के बाद अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 71। तो आप देखोगे सर ये 62 के बाद 71, फिर मतलब 62 के बाद 71 ही, फिर ये 63 कहाँ गए सर? 63 से 70, बिल्कुल सही है प्यारे, कहीं नहीं गए। कहाँ पढ़ेंगे उनको अपन? उपराष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अभी अगले में, ठीक है ना। यूं ऐसा नहीं कि संविधान में गायब है 63 से 70, संविधान में तो एक भी आर्टिकल गायब नहीं है, ऐसे कंटिन्यूटी में रिपील कर दिए, खाली पड़े हैं जो बात अलग है, लेकिन कंटिन्यूटी में सारे, ठीक है। तो वो और आगे आ जाएगा। तो ऐसे अपन को ये चीज ध्यान में रखना। तो अब अपन 62 के बाद देखते हैं, वापस बताऊं क्या? ये देखो, पहले ध्यान नहीं देता, अब देख लो, ये देख लो, हमने जब जाकर तो भी सवेरा है, क्यों टेंशन करते हो? अब 62 देख लिया अपन ने, रिक्ति वाला। अब 62 के बाद अपन अब देखते हैं 62 के बाद, सॉरी 62 के बाद अपन देखते हैं 71 विवाद, ठीक है ना। ये विवाद क्या है? राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो किसका निर्णय फाइनल होता है? सर्वोच्च न्यायालय का। ये पहले भी अपन इलेक्शन वाले के अंदर देखा था, पिछली फाइल में। और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या होता है? अंतिम होता है। उसको अपन निर्वाचन आयोग में चैलेंज नहीं कर सकते, या निर्वाचन आयोग का डिसीजन फाइनल नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल, निर्वाचन आयोग तो सुन ही नहीं सकता उस केस को। कौन सुनता है केवल ऐसे केसेस को? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और उसका निर्णय अंतिम। यह अनुच्छेद 71 है, ठीक है। तो आप, मैं आपको क्लू बताता हूँ ना, कैसे याद रखना है, मतलब कैसे, मतलब आर्टिकल्स कैसे याद होंगे, इनको कंपेरेटिव पढ़ो आप कि यार 51 में क्या था, 61 में क्या था और 71 में क्या था। तो ऐसे ही आप कंपेरेटिव पढ़ने लग जाओगे ना, तो देखो 21 तो बड़ा इंपॉर्टेंट अपन मौलिक अधिकार में पढ़ा। तो ऐसे ही कंपेरेटिव जैसे उस सेक्शन के पढ़ो, उस चैप्टर के उस भाग के पढ़ो, मतलब आर्टिकल्स कि 51 में क्या था, 61 में क्या था और 71 में क्या था। जैसे एक बार याद करके मुझे बता दूंगा, कमेंट करो ना एक बार फटाफट, यार मैं भी भूल गया। 51 में क्या था है? अब आप बोलोगे सर 51 तो इसमें था ही नहीं, 52, वेरी गुड, लेकिन कुछ तो था 51 में, ध्यान दोगे तभी तो याद आएगा। 51 में तो था ही नहीं। 51 में सर वो नीति देश तो बताया था आपने, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति। 51 क्या तो सर आपने वो बता दिए थे मौलिक कर्तव्य। बिल्कुल सही है प्यारे, मैं कब गलत कर रहा हूँ कि मैंने गलत बताया? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल था। और 61 में क्या था? सर कुछ था तो सही कि कुछ प्रस्ताव को पहले कोई मूव करेगा, प्रस्तावित करेगा, फिर उसका सर कुछ अन्वेषण करेगा कोई, फिर जैसे प्रस्ताव करने से पहले 14 दिन की सूचना थी, फिर प्रस्ताव अगर एक चौथाई से मूव होएगा, 2/3 से, फिर उसी दिन से कुछ माना जाएगा। कुछ था तो सर 61 में कुछ बताया था, याद नहीं आ रहा, बता दो मुझे, कमेंट करो फटाफट। और 71 तो पढ़े नहीं है, सुप्रीम कोर्ट विवाद, सुप्रीम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है ना। निर्वाचन में कोई विवाद हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल। कंपेरेटिव याद करोगे ना, तो क्योंकि कंपेरेटिव भैया प्रेशर पड़ता है दिमाग पे, पढ़ा कि नहीं पढ़ा अभी याद होगा। दबाव ऐसे यार, दबाव डालो यार, देखो सोना तब के ही बनता है, ऐसे नहीं बनता है कि नहीं। पहले तो पृथ्वी में अंदर दबा रहा बेचारा, कोयले में था अंदर, फिर भट्टी में। तो यार तपो 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 तपोवन विष्णुगढ़, बता दो कहाँ है, दिखे ये जल विद्युत संयंत्र अपना तपोवन विष्णुगढ़, नाम में आ रहा विष्णुगढ़, तपोवन विष्णुगढ़, जोर से बोल दो, नहीं सुना? तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत केंद्र कहाँ है बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ दिए कहाँ है बड़ी अच्छी जगह है उत्तर भारत में, बताओ नहीं कहाँ है कि नहीं। चलो अच्छा, ज्योग्राफी में मूव नहीं हुए, अभी पॉलिटी पे हूँ प्यारे। अच्छा, वो तो नींद उड़ाने के लिए कह रहा था मैं आपकी। आर्टिकल नंबर 62 राष्ट्रपति के समाज संबंधी शक्ति है, शक्ति है ये, है ना। तो इसमें देखो, राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति के दंड, मतलब पनिशमेंट को
वो क्षमा कर सकता है, प्रलंबन कर सकता है, विराम या परिहार करने की, अथवा दंडादेश सेंटेंस को निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है ना। ये दंड को, वो पनिशमेंट को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है, प्रलंबन कर सकता है, विराम या परिहार आगे आएंगी। दंडादेश को क्या कर सकता है, निलंबन, परिहार, लघुकरण। तो देखो दोनों में भेद है, दंड में और दंडादेश में। दंड को इंग्लिश में बोलेंगे पनिशमेंट और दंडादेश को इंग्लिश में बोलेंगे सेंटेंस। तो देयर इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन दंड एंड दंडादेश, ठीक है ना। तो दंड और दंडादेश, दंडादेश को अपन जिसको आप संधि विच्छेद करो, क्या रहा, दंड 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 का आदेश दंडादेश, दंड प्लस आदेश दंडादेश। तो पनिशमेंट और सेंटेंस में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जैसे अपन राष्ट्रपति की शक्ति आप अगले फाइल में पढ़ेंगे, उसमें पूरा डिटेल में है, मजा आ जाएगा टेबल के अंदर। झलक देखना चाहते हो क्या, लो देख लो, झलक देख लो यार, झलक दिखला, झलक तो दिखाई सकते हैं आपको, सर दिखलाओ ना। देखो शक्तियां पढ़ेंगे, शक्तियों में ये न्यायिक शक्तियां आएंगी। देखो यहाँ सारा बहुत डिटेल है, अपने पास बहुत है यार मसाला, टेंशन मत करो आप, मजे आ जाएंगे। आपका काम है सिर्फ पढ़ने का। ये तो विधायी चल रही है, वित्तीय, ये न्यायिक आ गई ना, देखो ये वही चीज लिखी हुई है पूरी, सारी इसके अंदर आएगी, मैं बताऊंगा आपको। अनुच्छेद 62, सॉरी अनुच्छेद 72 के तहत सारा इसमें है ना, सारा मैं रिपीट कर दूंगा अच्छे से। और ये न्यायिक शक्तियां यहाँ पढ़ेंगे, ये आएगी पेज नंबर यहाँ पे 19 पे, थोड़ा पेज नंबर आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन ये टेबल मिलेगी आपको। पांचों लिखे हुए इसमें, देखो समाधान, लघुकरण, ये देख लो सब है इसके अंदर। समाधान, लघुकरण, कम्युटेशन, परिहार, विराम, परिलंबन क्या होते हैं शब्द, एक एक का शब्द का मीनिंग बिल्कुल यूं चबा चबा के पढ़ोगे यार। क्यों टेंशन करते हो, मेरे पास टेंशन का कोई काम नहीं है, अपने पास सिर्फ मेहनत करनी है आपको, समझ गए। तो सारा डिटेल में बता दूंगा, कोई टेंशन मत करो, सब है, ठीक है। तो वहां देखिए, मतलब रिपीटेशन होगा इसलिए नहीं है, नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, और कोई कारण नहीं है ऐसा। फिर आर्टिकल नंबर 73 अपन देखते हैं। आर्टिकल नंबर 73 क्या कहता है, संघ की कार्यपाली शक्ति का विस्तार, ये बड़ा बड़ा एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, है ना। ये आएगा, ये अपन जो संघ राज्य संबंध पढ़ेंगे ना, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अपने आप में यहाँ आर्टिकल को समझो सिर्फ। आर्टिकल नंबर 73, संघ की कार्यपाली शक्ति का विस्तार, है ना, यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन, विस्तार। ये क्या कहता है, इस संविधान के उपबंधों के रहते हुए संघ की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार उन विषयों तक जिन पर संसद की विधि बनाने की शक्ति है, उन विषयों पर, है ना। ये अनुसूचित 7 से संबंधित है, जिसमें अपन 3 लिस्ट देखते हैं, तो वो यूनियन लिस्ट संघ सूची की बात है, ठीक है। ये उन विषयों पर जिन पर संसद की विधि बनाने की शक्ति है ना। तो संसद की वैसे विधि बनाने की शक्ति किन पे है, संघ सूची के ऊपर ही है। ये देखेंगे अपन, केंद्र राज्य संबंध जब आएगा ना, उसमें पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में आएगा, ये आर्टिकल 73 रिपीट होएगा। लेकिन क्या है, कुछ परिस्थितियां ऐसी भी है कि जब संसद जो है वो राज्य सूची के भी विषय पर कानून बना सकती है। तो ये है एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। तो संसद, सॉरी, संघ की जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर कहां तक एक्सटेंड होती है, उन विषयों पर जिन पर संसद विधि बना सकती है। तो वो संघ सूची पे तो बना ही सकती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची पर भी विषय बना सकती है, राज्य सूची के विषय पर, तो उन पे ही एक्सटेंड, ये सब आर्टिकल लागू होता है। फिर क्या है, किसी संधि, है ना। देखो ये मतलब ये आर्टिकल क्या बोलता है, ये आर्टिकल ने ही शक्ति दी है कि केंद्रीय संसद जो है वो राज्य सूची के विषय के ऊपर कानून बना सकती है। ये अनुच्छेद 73 से शक्ति मिली है संसद को, है ना, कि एक्सटेंशन, विस्तार कर रहे हैं अपने एग्जीक्यूटिव पावर का, तो उन विषयों पर जिन पर संसद की विधि बनाने की शक्ति है। तो आगे आर्टिकल केंद्र राज्य संबंध में और देखेंगे, यहाँ अपन को देखो। फिर क्या है, किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा इस प्रकार के अधिकारों, प्राधिकारों और अधिकारिता के प्रयोग तक होगा। मतलब ये क्या बोलता है, जिसमें आपको बताता हूं कि कोई ऐसा विषय है, ठीक है ना, जैसे मान लो पुलिस है, जेल है, कृषि है, ये सब राज्य सूची के विषय है, राज्य सरकार कानून बनाएगी। लेकिन कोई, जैसे अपन देखते हैं कि केंद्र सरकार ने कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार कर लिया, जैसे मान लो कि कृषि के संबंध में WTO से करार कर लिया, तो उसको लागू कराने के लिए वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। समझे, आज जैसे बोल दिया WTO ने बोल दिया सब्सिडी नहीं दोगे, तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी एक मॉडल लॉ, और फिर सभी राज्य सरकारें उसके अकॉर्डिंग लॉ बनाएंगी। तो कृषि पे कानून बना दे केंद्र सरकार, जब कृषि क्या है, राज्य सूची का विषय। पुलिस, जेल जैसे अपन देखते हैं, तो वो राज्य सूची के विषय। आज जैसे यूएनओ में कोई अपन ने कर लिया, UN सिक्योरिटी काउंसिल को किया कि भाई पुलिस के लिए ऐसे सुधार होंगे, स्मार्ट पुलिस थाने बनाने, आपको सब करने डिजिटल, जैसे सऊदी अपने दुबई के अंदर है स्मार्ट पुलिस स्टेशन, कोई पुलिस वाला ही नहीं मिलता उसके अंदर, टोटल ऑनलाइन, हर चीज डिजिटल है कि नहीं। तो स्मार्ट पुलिस थाने बनाओ, तो पुलिस राज्य सूची का विषय। अब सर क्या करें, तो केंद्र सरकार कानून बना सकती है
और फिर उसके अकॉर्डिंग राज्य सरकारों को कानून बनाने पड़ते। ठीक है, तो ये है बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, केंद्र राज्य संबंधों का आधार है ये अनुच्छेद 73, आएगा आगे और, तो ऐसे अपन उसके ऊपर ध्यान और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। समझ गए ये। अब नेक्स्ट अपन जैसे देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां या कर्तव्य। ठीक, तो ये अपन नेक्स्ट फाइल में देखते हैं, ये काफी बड़ा टॉपिक आगे हो जाएगा। राष्ट्रपति की शक्तियां बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, प्री में बड़े अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं और मेन में तो नो डाउट आते ही हैं, और निबंध वगैरह लिखोगे, करंट वगैरह अपन पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर और ये चीज अच्छी समझ में आती है। ठीक है, तो ये था इस फाइल में। ओके।